नमस्कार दोस्तों, नॉलेज हब में आपका स्वागत है। आज के संदर्भ में एक बहुत जबरदस्त एग्जाम्पल लेके मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि व्हाई डोंट टू ट्रस्ट ब्लाइंडली। किसी पर आप आंख मूंद कर विश्वास नहीं कर सकते, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो या कितना भी बड़ा हो। तो उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ विद एग्जाम्पल। आप देखेंगे। तो दोस्तों, अगर आपने नॉलेज हब को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन दबाना मत भूलना, ताकि हमारा हर वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन अलर्ट के रूप में पहुंचे। आज हम बात करेंगे यूक्रेन के बारे में। जो हो रहा है दुनिया में वो सब जानते हैं। दुनिया बहुत बड़ा चैलेंज फेस कर रही है और आगे और बड़ा करेगी अगर इस कॉन्फ्लिक्ट को नहीं रोका गया तो। दोस्तों, आप सब जानते हैं रशिया ने यूक्रेन पर हमला कर दिया है और दो देश लुहानस्क और डोनेस्टक इनको आजाद डिक्लेयर कर दिया कि ये इंडिपेंडेंट है, जबकि यहाँ पे रशियन सेपरेटिस्ट रहते थे। तो उसको इन्होंने इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया है। ये है वर्ल्ड का बहुत बड़ा चैलेंज। एक समय दुनिया का नंबर 3 सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर यूक्रेन आज घुटनों के बल कैसे आ गया है। वहां पूरी उनकी आर्मी पूरी कोशिश कर रही है फाइट करने की रशिया से, लेकिन सब जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है कि रशिया के सामने यूक्रेन की कोई औकात नहीं है मिलिट्री टर्म्स में। हम सब जानते हैं। हालांकि उनके जो सोल्जर हैं बहुत ब्रेव हैं, वो फाइट कर रहे हैं। लेकिन इस स्टेज पे पहुंचे कैसा, यूक्रेन इस स्टेज पे कैसे पहुंचा, उसकी मैं आपको पूरी हिस्ट्री बता रहा हूँ। और इसके बारे में मैं जो शुरू करने वाला हूँ वो करने वाला हूँ बहुत पुरानी हिस्ट्री से। मतलब कब से ये प्रॉब्लम स्टार्ट हुई। तो यूक्रेन आज जो थर्ड लार्जेस्ट न्यूक्लियर पावर था, आज इस हालत में कैसे पहुंचा उसके बारे में बात करते हैं। 1989 से बात करते हैं। दोस्तों, 1989 में जब उससे पहले कोल्ड वॉर होता था, दुनिया दो धड़ों में बटी हुई थी और तीसरा नेम होता था नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, जिसको भारत लीड करता था। दुनिया दो धड़ों में बटी थी, एक तरफ यूएस था, एक तरफ यूएसएसआर था। ठीक है। तो जब कोल्ड वॉर खत्म हुआ, यूएसएसआर ब्रेक हो गया 13 भागों में, और जब कोल्ड वॉर खत्म हुआ तो जो थर्ड लार्जेस्ट न्यूक्लियर पावर था यूक्रेन, उसका क्या हुआ। उसने क्या मतलब ऐसा ब्लंडर किया जिसकी वजह से आज वो इस स्थिति में खड़ा हुआ है। 1991 में, in December 1991, the newly independent Ukraine inherited roughly 5,000 nuclear arms that the Soviet Union had left there. 1991 में, उससे पहले जब सोवियत संघ का विघटन हुआ, तो यूक्रेन के पास लगभग 5,000 परमाणु हथियार थे, न्यूक्लियर वेपन थे, जो सोवियत संघ के विभाजन के समय वहां उसके पास बचे थे। इसमें लगभग 1900 स्ट्रेटेजिक वॉरहेड थे, 176 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल थी और 44 स्ट्रेटेजिक बम्बर थे। आप सोच सकते हो कितना बड़ा जखीरा था ये। और उसके बाद सिर्फ रशिया और यूएस ऐसे थे जिसके पास इससे ज्यादा हथियार थे, न्यूक्लियर वॉरहेड्स। तो परमाणु हथियारों के मामले में यूक्रेन से आगे सिर्फ रशिया और अमेरिका थे। कब? 1991 में। अब आप आगे देखिए स्थिति कैसे बनती है, कहानी कैसे चलती है। 1994 का साल आता है धीरे धीरे, और आप इधर देख सकते हो यूक्रेन और बेलारूस। थोड़ी सी आपको पृष्ठभूमि बताने से पहले मैं अभी की सिचुएशन बता दूं। तो रशिया ने यहाँ दोनस्तक और लिम्को को फ्री करने के बाद यहाँ से बेलारूस को ये बोला कि हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, बेलारूस के साथ मिलके दुनिया को ये बताया। लेकिन बेलारूस के साथ मिलके इधर से भी आक्रमण किया। अभी लेटेस्ट खबर ये है कि बेलारूस की सेना भी हो सकता है रशिया का साथ दे रही हो यहाँ से अटैक करने में यूक्रेन के ऊपर। और सिचुएशन बहुत टेंस है, बहुत खराब है, दुनिया ये सब जानती है। और उसमें पहुंचे कैसे, उसमें हम बात कर रहे हैं। तो 1991 के बाद 1994 में यूक्रेन ने डिमांड किया कि ठीक है यार, क्योंकि उसको यूएस ने बोला, रशिया ने बोला, यूरोपियन कंट्रीज ने बोला कि ठीक है, मैं न्यूक्लियर डिसarmament कर दूंगा। मेरे पास जो 5,000 न्यूक्लियर वॉर हेड्स हैं, न्यूक्लियर आर्म्स हैं, मैं उसको डिसarmament कर दूंगा। लेकिन उसको आयरन क्लैड सिक्योरिटी गारंटी चाहिए मुझे भैया। एक बिल्कुल सिक्योरिटी गारंटी दो कि the condition was at the center of an agreement signed in Moscow early in 1994 by Russia, Ukraine and United States. 1994 में
एक कंडीशन साइन की गई कि ठीक है हम तुम्हें सिक्योरिटी देंगे ईयर 1994 में, क्योंकि यूक्रेन ने ये डिमांड किया था। यूक्रेन ने कहा कि मैं अपने सारे न्यूक्लियर हथियार खत्म कर दूंगा या दे दूंगा, मैं डिसarmament हो जाऊंगा। असली बात यह है 1994 में। और 1994 में टू सॉलिडिफाई सिक्योरिटी द बुडापेस्ट मेमोरेंडम साइंड बाय रशिया, यूके एंड यूएस। दिसंबर 1994 में हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में रशिया, अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम ने मिलके एक पैक्ट साइन किया। कब? दिसंबर 1994 में। आप यहाँ देख सकते हो बिल क्लिंटन है, यूरी गागरिन है, सॉरी नॉट यूरी गागरिन, मैं इनका नाम भूल गया, आई एम सो सॉरी, मैं इनका नाम भूल गया। ये बहुत फेमस हुए थे बाद में, ये भी एक बहुत बड़ा रीजन थे रसिया के इस प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में। मैं इनका नाम भूल गया, मैं बाद में बताऊंगा आपको। दिसंबर 1994 में जो सिक्योरिटी एश्योरेंस दी गई, including action from the United Nations Security Council against the threat or use of force against Ukraine's territorial or political independence। ये कहा गया कब? दिसंबर 1994 के हंगरी में साइन किए हुए, सॉरी हंगरी बुडापेस्ट में साइन किए हुए मेमोरेंडम में, कि अगर यूक्रेन की संप्रभुता, पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस या टेरिटरी पे, संप्रभुता पे कोई भी हमला होता है तो उसमें अमेरिका, रशिया और यूके मिलके यूनाइटेड नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के साथ उस थ्रेट का सामना करेंगे। ये प्रोमिस दिया गया, ये उनको एक अश्योरेंस दी गई। कब? 1994 में। और 1996 में अब यहां से होती है प्रॉब्लम शुरू। 1994 से ही होगी वैसे तो, लेकिन 1996 से प्रॉब्लम शुरू हुई। 1 जून 1996 को यूक्रेन ने अपना लास्ट न्यूक्लियर वार हेड भी रशिया को ट्रांसफर कर दिया। जैसे ही पैक्ट साइन हुआ तो यूक्रेन ने अपना वार हेड ट्रांसफर करना स्टार्ट कर दिया, और 1 जून 96 को वो सिचुएशन खत्म कर दी। सारे वारहेड रसिया को दे दिए, ये बोल के कि मेरे पास अब कोई न्यूक्लियर वारहेड नहीं है, एंड आई एम कंप्लीटली न्यूक्लियर डिसarmament एक्टिविटी कंप्लीटेड। मेरे पास कोई अर्मामेंट नहीं है, न्यूक्लियर अर्मामेंट। और इससे रशिया आज की डेट में दुनिया का सबसे बड़ा देश बन गया, जिसके पास सबसे ज्यादा न्यूक्लियर वारहेड हैं, न्यूक्लियर अर्मामेंट्स हैं, सबसे नंबर 1 पे है। बहुत बड़ा फर्क है यूएस में और रशिया में। रशिया के पास बहुत ज्यादा हथियार हैं जो न्यूक्लियर कैपेबल हैं। ये कब बाद है? हम 89 से चल के 96 में आ चुके हैं हम। अभी कहानी बाकी है मेरे दोस्त। ईयर 2001, रशिया ने, अमेरिका ने, यूके ने और यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल ने, उन नेशनल यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने उनको ये बोल दिया कि भाई आपकी रक्षा हम करेंगे, अगर कोई भी सिचुएशन होती है आप न्यूक्लियर डिसarmament कर दो। अब ये जो कहानी है, ये देख के आपको ये समझ में आएगा कि भारत ने कितना अच्छा किया जो परमाणु परीक्षण कर दिया और परमाणु संपन्न देश बन गया। अब आता है साल 2001। साल 2001 के अक्टूबर महीने में यूक्रेन एलिमिनेटेड इट्स लास्ट स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर वेपन डिलीवरी व्हीकल। जहां से वो न्यूक्लियर वेपन फायर कर सकते थे, अक्टूबर 2001 में उस व्हीकल को भी खत्म कर दिया। कहने का मतलब ये है कि न्यूक्लियर के नाम पे, परमाणु के नाम पे 2001 के बाद यूक्रेन में कुछ नहीं बचा। परमाणु शक्ति के नाम पे चेरनोबिल पावर प्लांट था, उससे वो पावर लेते उसमें भी एक बहुत बड़ा हादसा हुआ था, सब जानते हैं चेरनोबिल हादसा। और इसके बाद अगली कहानी देखिए आप। 2001 तक आते आते उस यूक्रेन ने सब अपना खत्म कर दिया। किसके नाम पे? परमाणु डिसarmament के नाम पे, न्यूक्लियर डिसarmament के नाम पे। और उसका रिजल्ट क्या हुआ? देखिए तब तक सब ठीक था, क्योंकि वहां पर जो सरकार थी वो प्रो रशिया सरकार थी। लेकिन 2004 में वहां पर सरकार आई जो प्रो रशिया ना होके उसका इंक्लिनेशन यूरोपियन कंट्रीज और यूएस की तरफ था। बस वहां से प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई और रशिया ने यूक्रेन में दखल देना शुरू कर दिया सेपरेटिस्ट के माध्यम से।
और ये बोल के कि वहां पर जो रशियन स्पीकिंग पीपल थे उन्होंने भी रशिया को सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया। और आप सब जानते हैं कि 2000 सॉरी माफ कीजिए उल्टा चला गया मैं। 2014 में मार्च 2014 में रशियन ट्रूप्स एंटर्ड क्रीमियन पेनिनसुला ऑफ यूक्रेन। अब सब जानते हैं 2014 में रशिया ने क्रीमिया पर हमला किया था, ठीक है, और उसने क्रीमिया का एनेक्सेशन डिक्लेयर कर दिया। कब? मार्च 2014 में। The US, UK and Ukraine called the action a blatant violation of security assurance in 1994 Budapest Memorandum। यूएस, यूके और यूक्रेन ने इसको 1994 में जो मेमोरेंडम साइन हुआ था उसका वायलेशन बताया। लेकिन रशियन गवर्नमेंट ने क्या कहा? रशियन गवर्नमेंट सेड द बुडापेस्ट मेमोरेंडम डिड नॉट अप्लाई ड्यू टू सर्कमस्टेंसेस रिजल्टिंग फ्रॉम द एक्शन ऑफ इंटरनल पॉलिटिकल और सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर। अब वो जो 1994 में जो मेमोरेंडम साइन किया था ना, अब उसका गोला बन गया है। कब? 2014 में। उस मेमोरेंडम में रशिया ने साफ कह दिया कि भाई जो आज की डेट में सिचुएशन बनी हुई है, सोशियो पॉलिटिकल सोशियो इकोनॉमिकल जो चेंज बने हुए हैं, इंटरनल जो पॉलिटिकल सिचुएशन है उसके हिसाब से आपका वो बुडापेस्ट का मेमोरेंडम लागू ही नहीं होता हमारे ऊपर। आप जाओ, छोड़ दो, जो करना है करो। और 2014 में क्रीमिया को एनेक्स कर दिया यूक्रेन से रशिया ने। पहला बहुत बड़ा झटका। उसके बाद भी यूक्रेन ने कोई ज्यादा उस पर शायद ध्यान नहीं दिया अपने इंटरनल सिक्योरिटी पे। देखा कि यार जो हमारी सहायता कोई करने आया नहीं है, इस पे कोई एक्शन नहीं हुआ, क्रीमिया निकल गया हाथ से। 2021 अप्रैल 2021 में जो जर्मनी में एम्बेसडर थे यूक्रेन के, उनको दिमाग में आया यूक्रेन को कि यार ये तो गड़बड़ हो रही है हमारे साथ, ये बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। अगर कल को, क्योंकि जो सरकार थी यूक्रेन में दैट वाज गोइंग आई मीन प्रो वेस्ट, तो उसको ये लगा कि यार ये तो भविष्य में बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। उन्होंने 2021 में चीज भांपनी शुरू की अप्रैल में, जबकि उनको बहुत पहले भांप लेना चाहिए था। तो जर्मनी में जो एम्बेसडर थे यूक्रेन के, उन्होंने सारी वेस्ट कंट्री जो जो इसमें इन्वॉल्व थी उनको ये कहा कि the issue restoring nuclear status is back on radar screen. In April 2021, Ambassador of Ukraine to Germany called on West to provide Ukraine with modern military weapons कि आप हमें लेटेस्ट मिलिट्री इक्विपमेंट दो, मॉडर्न मिलिट्री इक्विपमेंट दो, हम अपनी संप्रभुता और अपनी जो स्वतंत्रता उसको कायम रख सकें, नहीं तो हमें दोबारा न्यूक्लियर स्टेटस पे आना पड़ेगा। एक तरीके से उन्होंने ये कहा। और कोट एंड कोट अगर करें तो यूक्रेन हैज नो अदर चॉइस, आइदर वी आर पार्ट ऑफ एन अलायंस सच एज नेटो और वी हैव टू आर्म बाय आवरसेल्फ एंड मे बी थिंक अबाउट न्यूक्लियर स्टेटस अगेन। हाउ एल्स कैन वी गारंटी आवर डिफेंस? दिस वाज द स्टेटमेंट। अब यहां से और बड़ी प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई। रशिया को लगा कि यार अगर यूक्रेन नाटो का सदस्य बन गया, नाटो इज नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें अभी 30 देश हैं, और इन्होंने बहुत कोशिश कर रहे हैं 2014 से, उससे पहले से ही, कि किसी तरह यूक्रेन को भी अपने अलायंस में शामिल कर लें। और अगर कोई नाटो का सदस्य बन जाता है कोई कंट्री, तो नाटो के आर्टिकल 5 के तहत उस पर अगर कोई हमला करता है, कोई उसमें फिर प्रॉब्लम होती है, तो बाकी जितने नाटो के सदस्य हैं सब उसकी हेल्प करने आ जाते हैं वहां पे, मिलिट्री तरीके से भी और फाइनेंशियल तरीके से भी। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, यूक्रेन को लग गया था कि भाई प्रॉब्लम कुछ और होने वाली है, इसलिए उसने जर्मनी में जो एम्बेसडर थे उन्होंने स्टेटमेंट जारी की। लेकिन उसका कुछ हुआ? दे वर टू लेट। कब? ईयर 2021 में कुछ नहीं हुआ। और रिजल्ट क्या हुआ? आज 2022 में, परसों, रशिया ने वॉर डिक्लेयर कर दिया। किस पे? यूक्रेन पे। पहले बोलते रहे हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, बेलारूस के साथ एक्सरसाइज कर रहे हैं, हमारी फोर्सेस एक्सरसाइज कर रही हैं, वी आर विड्रॉइंग। और यहां पर इतना जबरदस्त खेल खेला रशिया ने, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को डिकॉय एक तरीके से बना के रख लिया। उनको बुलाया कि मतलब उनको इनविटेशन उनका स्वीकार किया पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर कि मैं रशिया आना चाहता हूं। ठीक है जी, आ जाओ। दुनिया को ये लगा यार ये तो अभी बातचीत चल रही है, यहां पर ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर रशिया में है और रशिया ने भाई ने अटैक कर दिया यूक्रेन पे। रशिया डिक्लेयर्ड वॉर। तब यूक्रेनियन जो एमपी हैं, एलेक्सी
गोंचारने को उन्होंने कहा यूएस को कि हमारी सहायता करो, नाटो देशों को कहा और यूके को, सिक्योरिटी काउंसिल को, सबको कहा कि हमारी हेल्प करो, आपने तो गारंटी दी थी हमें, जो गारंटी प्रोमाइज की थी उसकी हेल्प करो। लेकिन अभी तक, आई थिंक आज तीसरा दिन है, आज तक सिर्फ सैंक्शन डिक्लेयर करने के, जापान ने सैंक्शन डिक्लेयर किए हैं, यूएस ने सैंक्शन डिक्लेयर किए हैं, यूके ने सैंक्शन डिक्लेयर किए हैं, डेनमार्क ने सैंक्शन डिक्लेयर किए हैं, कुछ और कंट्रीज ने किए हैं, लेकिन उस पर कोई अभी तक कुछ नहीं हुआ है, मतलब मिलिट्री तरीके से कुछ हेल्प नहीं हुआ, क्योंकि सबको पता है यार रशिया के सामने टिकना कोई छोटी बात नहीं है। तो उनका देखिए, इस्टोनिया में उनका एक अड्डा है, वहां पे वो जा सकते हैं, रोमानिया में अड्डा है, वहां पर जा सकते हैं, और पोलैंड में है, वहां जा सकते हैं। लेकिन यहां से वो चारों तरफ से इनकी हेल्प होने के बाद भी, एस्टोनिया है, लातविया है, लिथुआनिया है, सारे नाटो के सदस्य हैं, पोलैंड है, रोमानिया है, ये उसके बाद भी ये यूक्रेन की हेल्प करने के लिए वहां पर कोई मिलिट्री ऑप्शन अभी तक नहीं आया है। और मिलिट्री ऑप्शन अगर आ गया तो मान के चलिए, इट मे टर्न इनटू वर्ल्ड वॉर। हो सकता है दुनिया में तीसरा विश्व युद्ध हो जाए, ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम है। और इसका भारत में क्या स्टेटस है, भारत का स्टेटस को क्या है, भारत ने क्या अपने आप को कहाँ पे रखा हुआ है? पहली बात तो ये बहुत बड़ी सीख है हर उस देश के लिए, जापान भी इस सिचुएशन में है। अगर आपको कोई बगैर किसी मतलब आपको कोई गारंटी देता है, प्रॉमिस करता है मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, वो कर दूंगा, भाई किसी पे आंख मीच के ट्रस्ट मत करना, अपने आप को पहले स्ट्रॉन्ग करो। और रियली वी शुड थैंकफुल टू इंडियन गवर्नमेंट, जो भी लेटेस्ट है उसने भारत की संप्रभुता को कोई आघात ना पहुंचे उसके लिए आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और जो पुलिस है उसको स्ट्रॉन्ग करना काफी साल पहले शुरू कर दिया था, और हम काफी अच्छी स्थिति में अभी आ गए हैं। ठीक है, ये एक सिचुएशन थी। इसका रिजल्ट, अब एक छोटा सा मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ, बहुत छोटा सा एग्जांपल। ये आप एक क्लिप नहीं है, ये बेसिकली एक मैंने पिक्चर ली है, क्योंकि सैंक्शन के अलावा अभी तक कुछ स्पोर्ट हुई नहीं है। तब ये जो महानुभाव हैं, इगोर पोल्खा, ये भारत में यूक्रेन के राजदूत हैं, देखो उन्होंने क्या कहा है। मोदी जी इस समय दुनिया के बहुत बड़े और सम्मानित नेता हैं, हम उनसे दरखास्त करते हैं कि आप जाकर आप बात करें एक बार प्रेसिडेंट पुतिन से, और इस समस्या का डायलॉग के थ्रू हल निकालने के रिक्वेस्ट करें या बातचीत करें। तो ये अब इनको लग गया कि यार यूएस से कुछ नहीं हुआ, नाटो से कुछ नहीं हुआ, हम तो बल्कि अकेला छोड़ दिया। इनफैक्ट उनके प्रेसिडेंट का एक मैसेज भी आया था कि अब हमें अकेला छोड़ दिया गया। उनको ये महसूस हो गया, शायद उनको 2021 में ये महसूस होना स्टार्ट हुआ कि अगर ऐसी कुछ प्रॉब्लम हुई तो हमें कोई बचाने नहीं आएगा। तो इन्होंने अब भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी से उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि आप एक बार प्रेसिडेंट पुतिन से बात करें। और कल रात को, यानी यस्टरडे नाइट अबाउट आई थिंक 11:30, मोदी साहब ने प्रेसिडेंट पुतिन से बात की है। और जो हमारे विदेश मंत्री हैं जय शिवशंकर जी, उन्होंने यूक्रेन के जो फॉरेन मिनिस्टर, उनसे बात की है। तो अब इनका क्या नतीजा निकलता है ये दुनिया जानेगी, पता नहीं क्या नतीजा निकलता है, लेकिन घूम के हम वही आ गए हैं कि भाई आंख मीच के किसी पे ट्रस्ट मत कर लेना, पर उनके प्रॉमिस पे पहले अपने आप को मजबूत करो। दुनिया सलूट मारेगी। अगर इनके पास आज न्यूक्लियर वेपन होता तो शायद रशिया इतनी हिम्मत भी नहीं करता कि वो इनको इस लेवल पे घुटने पे ले आए। उनकी एयर पावर को रशिया ने बिल्कुल नाकाम कर दिया है। मुझे नहीं लगता शायद 10% भी पावर बची होगी अभी उनके पास, एयर पावर। तो ये है ओवरऑल सिचुएशन, ये मैं आपको दिखाना चाहता था। तो फ्रेंड्स, नॉलेज हब को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर लें, और बेल आइकन दबाना मत भूलना फॉर एवरी नोटिफिकेशन एज एन अलर्ट। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, जय हिंद।